Hello students, welcome to Oni's study point. I hope you are doing well और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपको डाउट्स हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए कल जहाँ तक हमने किया था आज उससे नेक्स्ट देखते हैं। कल भी हमने कुछ कंसेप्ट किए थे और आज भी हम कुछ कंसेप्ट करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% रेंट पर खर्च करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% रेंट पर खर्च करता है और रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। ठीक है, ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। तो ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो आपका क्या मोटिव होगा, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें हमारे से रिमेनिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने 100 में से जो भी खर्च किया गया उसे डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। मान लो किसी व्यक्ति की आय 100% है, इनकम है जो वो 100% है जो आपको माननी है, और उसमें से 20% वो रेंट पर खर्च कर देता है। 20% रेंट पर, तो 20% का मतलब क्या होता है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं उस व्यक्ति की इनकम 5 मान लूँ, ठीक है, और 5 इनकम में से एक वो 5 यूनिट में से वो 1 यूनिट खर्च कर देता है, ये इसका खर्चा है या एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो आप। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 4, 5 माइनस 1 4। तो आपको क्या करना है, इनकम और सेविंग का रेशियो निकालना है। हमेशा इनकम और सेविंग का ही रेशियो निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब उसने पूछा है ना क्वेश्चन में रिमेनिंग का 10%, तो रिमेनिंग जो उसकी सैलरी बची, जो बची मतलब सेविंग, उसे ही हम सेविंग बोलते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, रेशियो हमेशा इनकम और सेविंग का ही निकालना है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इनकम और एक्सपेंडिचर का निकाल लो, हमेशा इनकम और सेविंग का ही आपको रेशियो निकालना होगा। तो क्या हो गया, इनकम हमारी 5 और सेविंग हमारी 4 है। ठीक है, अब रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। जो ट्रैवलिंग पर खर्चा है उसका वो 10% है। 10% क्या होता है, 1/10, मतलब 10 उसकी इनकम और 10 में से 1 गया 9 उसकी सेविंग, क्योंकि 1 तो उसका खर्चा हो गया। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। अभी और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 × 18। अगर मैं 2 से इसे काट देता हूँ तो उसका जो टोटल उसने खर्चा किया, जो टोटल एक्सपेंडिचर किया उसने, जो टोटल एक्सपेंडिचर किया 25 माइनस 18, 7 यूनिट का खर्चा किया है उसने टोटल। अब
स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान देना, हम इस मेथड से टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं निकाल सकते। जैसे उसने अपनी रेंट पर या रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्चा किया, तो ट्रैवलिंग पर एक्चुअल खर्चा कितना किया हम इस मेथड से ये नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है एक्सटेंडेड मेथड। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे चलिए वो देखते हैं। यहीं हम पार्टीशन करते हैं और यहीं हम सीखेंगे वो वाला मेथड। ये तो हो गया मेथड 1। ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, टोटल खर्चा कितना किया है। ये हो गया मेथड 2, एक्सटेंडेड मेथड बोलते हैं इसे, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। ठीक है, XTENDED। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% रेंट पर खर्चा करता है। रेंट पर कितना खर्चा किया 20%। 20% क्या होता है, 5 में से 1 गया तो 4। इनकम और सेविंग का ही हमेशा में निकालना है। और रिमेनिंग क्या हो गया, अब 5 टोटल सैलरी थी। ठीक है, अब बची कितनी, रेंट पर खर्चा करने के बाद 4 बची है। अब रिमेनिंग का 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। अब हम 4 के नीचे ही लिख लेते हैं, 10 खर्चा करता है तो बचता कितना है, 9। अब हमें क्या कर, हमने 4 के नीचे 10 क्यों लिखा, अब हमें 4 और 10 को इक्वल करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 4 और 10। क्योंकि रिमेनिंग का 10% वो ट्रैवलिंग पर खर्चा करता है, इसलिए हमें ये इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली जो रेशियो है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हम इक्वल कर पाएंगे। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, और नीचे भी 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमें 4 और 10 को इक्वल बनाना है, वो हमारी बची हुई इनकम है। अब क्वेश्चन में हमारे से पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति मतलब 20% जो रेंट पर खर्चा किया, तो एक्चुअल कितना हो गया। एक्चुअल कोई आपको संख्या दी होगी, आप उससे निकाल सकते हो। तो 25 से 20 पे गया, तो यहाँ पर टोटल 5 यूनिट खर्चा किया। और ट्रैवलिंग पर 20 से 18 मतलब 2 यूनिट खर्चा किया, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7 यूनिट खर्चा। तो यहाँ पे भी हमारा 7 यूनिट ही निकल के आ रहा है, और हमने जो पहले मेथड से देखा था उसमें भी 7 यूनिट ही निकल के आ रहा है। तो आंसर तो हमारा सेम आना है। एक्सटेंडेड मेथड में हमारा क्या बेनिफिट होता है, हम इससे अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेथड 1 है उससे हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पर। कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्चा, अपनी आय का 40% जो एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, वो करता है किस पर, एजुकेशन पर। ठीक है, और अब क्या है गिवन, 20% जो खर्चा करता है वो करता है रेंट पर। ठीक है, और रिमेनिंग का 10% खर्चा वो करता है अपने फूड पर, खाने पीने पर। ठीक है, फिर से रिमेनिंग का ही पूछा गया है। रिमेनिंग का 20%
खर्चा वो करता है अपना ट्रैवलिंग पर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, चलिए इसे देखते हैं हम। तो 40% खर्चा उसने कर दिया एजुकेशन पर। पहले हम मेथड 1 के थ्रू करेंगे, मतलब उससे हम बस डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल सकते हैं, कितना एक्सपेंस हुआ है, उससे हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब पहली 2 लाइन में आपसे कहीं रिमेनिंग वर्ड कहीं यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम इसे टोटल ले लेंगे, मतलब 60% हो जाएगा ये, टोटल 60% खर्चा हो गया। तो 60% क्या होता है हमारा, 60% होता है 3/5, जिसमें से 3 हमारी इनकम हो जाएगी और 5 हमारी इनकम हो जाएगी, 3 हमारी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो सेविंग 2 बचेगी हमारी। और हमें रेशियो किसका निकालना होता है, इनकम का और सेविंग का। तो इनकम हमारी 5 और सेविंग हमारी 2। अब रिमेनिंग का 10% खर्चा फूड पर, 10% क्या होता है 10, 1/10, एक खर्चा कर दिया तो बचा कितना 9। ऐसे ही रिमेनिंग का 20%, 20% क्या होता है 1/5, एक खर्चा कर दिया बचा कितना 4। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। क्या कट रहा है अब यहाँ पर, कुछ कट रहा है, 2 से 5 बार काट लेते हैं। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 से कितना बचा 9 चौक 36। तो जो डिफरेंस है ना 125 और 36 का, वो ही हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। अब आपको अगर पता करना है कि अलग अलग हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अलग अलग निकालने का मेथड मैंने आपको बता रखा है। वो क्या मेथड है, एक्सटेंडेड मेथड, जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड मेथड। उससे देखते हैं हम कैसे होता है। अब 125 में से 36 गई, कितना बचता है, 5 में से 6 गया 1, मतलब 9, 11 में से 3 गए 8, 89 जो हमारा बचा है, ये टोटल हमारा 89 यूनिट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर क्वेश्चन में वो अलग अलग पूछे कि आपका एजुकेशन रेंट पर कितना हुआ है, फूड पर कितना हुआ है, ट्रैवलिंग पर कितना हुआ है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप एक्सटेंडेड मेथड से ही निकालेंगे। और एक्सटेंडेड मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो आप, अब 40 और 20 का रेशियो क्या हो जाएगा 60, मतलब 5 से 3 खर्चा कर दिया तो 2 बचेगा। ऐसे ही हम रिमेनिंग का 10%, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। फिर से रिमेनिंग का 20%, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इक्वल करना है और इस वाली वैल्यू को इक्वल करना है। तो हम पहले ऊपर की 2 को इक्वल कर लेते हैं, तीसरे को हम भूल जाते हैं अभी। तो पहले वाले रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हमारा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 रेशियो 10, रेशियो 9 हमारा आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके नीचे क्या था 5 रेशियो 4। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 पंजे 125 इस टू 50 इस टू 45 इस टू 36। अब यहाँ पर आप टोटल अलग अलग निकाल सकते हो। जैसे हमने देखा एजुकेशन और रेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है 125 में से आप 50 घटा दो तो 75 आ जाएगा। ये हो रहा है हमारा एजुकेशन और रेंट पर। और हमारा अब फूड पर कितना हो रहा है 5 यूनिट खर्चा हो रहा है। ये अभी यूनिट में ही बात चल रही है क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, 5 यूनिट खर्चा ये है हमारा फूड का। और 45 से 36 जाने में 9 यूनिट का खर्चा हो रहा है। ये किसका खर्चा है हमारा ट्रैवलिंग का। तो कितनी आसानी से हमने एक्सटेंडेड मेथड से अलग अलग खर्चा निकाल लिया। और जो आप टोटल यूनिट खर्चा बता रहे हो वो कितना हो जाएगा 75, 5, 80 और 8 89।
तो इन्हें जोड़ के क्या आ रहा है हमारा 89 यूनिट, जो हमने पहले मेथड से देख लिया था। 89 यूनिट खर्चा आ रहा था, क्योंकि पहले मेथड से हम टोटल खर्चा ही निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं अभी। कोई व्यक्ति अपनी आय का अपनी इनकम का 20% जो खर्चा करता है वो करता है फूड पर। ठीक है, रिमेनिंग का 10% किस पर करता है वो, रेंट पर। फिर रिमेनिंग का 12.5% किस पर करता है वो, एजुकेशन पर। अब आपको अलग अलग खर्चा बताना है, और पहले तो टोटल बता देना है कि टोटल उसने कितना खर्चा किया, टोटल उसने कितने यूनिट खर्चा किया है। चलिए टोटल हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, 20% फूड पर, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा हमारा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम निकालने हैं इनकम और सेविंग का रेशियो। ये आपको ध्यान रखना है, इनकम और सेविंग का रेशियो निकालना है। रिमेनिंग का 10%, यहाँ पर आपको रिमेनिंग वर्ड से नहीं घबराना, क्योंकि आपको बस नीचे रखते जाना है रेशियो के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 1 खर्चा कर दिया तो 9 बचा। 12.5 क्या होता है हमारा, 12.5 होता है 1/8। 8 में से 1 खर्चा कर दिया तो 9 बचेगा। चलिए देखते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या आता है। 4 दूनी 8, और कुछ कट जाएगा नहीं, 10 पंजे 50, 100, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ 89 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा 8 में से 1 खर्चा होने के बाद 7 बचेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 63। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो अभी हमने सीखा ही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वो कितने यूनिट हो गया, 100 में से हम ये माइनस कर देंगे, तो कितना बचा हमारा, 37 यूनिट। 37 यूनिट हमारा टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, अब आपको एक्सटेंडेड मेथड का यूज़ करके अलग अलग निकालना है कि अलग अलग कितना खर्चा हुआ है। चलिए निकालते हैं एक्सटेंडेड मेथड के थ्रू। चलिए यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड मेथड। फूड पर कितना हुआ है, 20%, मतलब 5 से 4। रेंट पर 10%, मतलब 10 से 9। और एजुकेशन पर 8 से 7। हमें करना क्या है, इस वाले रेशियो को इक्वल करना है और इस वाले रेशियो को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 और 10 इक्वल हो जाएंगे। तो 5 पंजे 25 = 20 = 18, 9 दूनी 18, और यहाँ पर 8 हमारा है ही, और यहाँ पर 7 है। अब हमें 18 और 8 को इक्वल करना है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँ और नीचे से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 और 8 इक्वल हो जाए, 72। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 9 से, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 100। 100 = 80 = 72 = 63। अब यहाँ से आप अलग अलग खर्चा निकाल सकते हो। कितना हो गया, यहाँ से 20 यूनिट खर्चा हो गया। 20 यूनिट किस पर हो गया हमारा, फूड पर। यहाँ से 8 यूनिट खर्चा हो गया। 8 यूनिट खर्चा किस पर हो गया हमारा, रेंट पर। और एजुकेशन पर कितना हुआ है, 7 8 9 यूनिट।
9 यूनिट खर्चा हमारा एजुकेशन पर हो गया। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 20 8 28 28 10 38 माइनस 1 37 37 यूनिट हमारा टोटल आ जाएगा, जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया था। और एक्सटेंडेड मेथड्स का क्या यूज़ होता है, इससे हम अलग अलग खर्चा निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको 3 एग्जाम्पल एक ही कंसेप्ट के करा दिए हैं। चलिए, अब एक कंसेप्ट होता है कमीशन का। कमीशन हिंदी में भी इसे कमीशन ही बोलते हैं। कमीशन, कोई दुकानदार कमीशन किस चीज़ पर देगा, वो देता है कमीशन सेल पर। सेल पर ही तो कमीशन दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे किसी शॉपकीपर ने बोल दिया, अगर उसकी 10,000 रुपये की सेल पर वह सेल्समैन को 5% कमीशन देता है, ठीक है। 10,000 की सेल पर वह सेल्समैन को 5% कमीशन देता है। मान लो यहाँ पर सेल्समैन है और यहाँ पर है हमारी कोई कंपनी। तो अगर सेल्समैन ने हमारी 10,000 रुपये तक की सेल कर दी तो उसे 5% कमीशन मिलता है। तो वो अपने पास कितना रख लेगा, 500, और कंपनी को कितना देगा वो, 95% टोटल अमाउंट का। तो कितना हो जाएगा, 9500। अगर किसी सेल्समैन ने 10,000 की सेल कर दी तो उस पर क्या शर्तें लागू होती हैं कि उसे 5% का कमीशन मिलेगा। तो 500 सेल्समैन खुद रख के 9500 रुपये कंपनी को दे देगा, ठीक है। किसी सामान को बेचने पर जो कमीशन मिलता है वो सेल्समैन का होता है, अगर वो अपने टारगेट अचीव कर लेता है तभी कंपनी सेल्समैन को कमीशन देगी। अब जैसे कोई मार्केट है, ठीक है, मार्केट में अलग अलग कंपनी होती है, जैसे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है। आप जिससे रिचार्ज करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, इनमें भी अलग अलग तरीके के कूपन होते हैं। वो कूपन मिलते हैं कस्टमर को, लेकिन और डिस्काउंट भी किसे दिया जाता है, कस्टमर को। लेकिन ये है कमीशन, कमीशन किसे मिलेगा, सेल्समैन को, जो उस कंपनी के प्रोग्रेस कराता है, मतलब जो उस कंपनी का जो भी सामान है वो बेचने में हेल्प करता है, वो कमीशन बोला जाता है। तो कमीशन हमेशा सेल्समैन को मिलेगा कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और छूट मिलती है हमारे कस्टमर को, ठीक है। तो मार्केट में वो कमीशन पर भी कुछ कंडीशन लगा देते हैं। कैसे कंडीशन यूज़ करते हैं, वो बोल देते हैं अगर सेल्समैन, ठीक है, 10,000 रुपये तक की सेल करता है, 10,000 रुपये तक की सेल करने पर जो कंपनी है वो सेल्समैन को 5% कमीशन देगी। 10,000 से 20,000 तक की सेल करने पर सेल्स करने पर कंपनी जो है वो सेल्समैन को 7.5% कमीशन देती है, और 20,000 से अधिक
सेल करने पर जो कंपनी है वो सेल्समैन को 10% का कमीशन देती है। तो अगर सेलमैन ने 30,000 रुपये की 30K मतलब 30,000 रुपये की सेल कर दी, तो कंपनी उसे कितना कमीशन देगी? तो कंपनी सेल्समैन को कितना कमीशन देगी? ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे आप ये सोल्व? आप क्या बोलोगे कि 30,000 तक की कंपनी ने 30,000 सेल्समैन ने 30,000 की सेल कर दी, तो उसे 30,000 का 10% मतलब 10% कमीशन दे देगी उसे। तो कितना पड़ा बचा उसे? 3,000। 3,000 सेल्समैन को कमीशन मिल जाएगा, आप यही बोलोगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। क्यों होगा देखते हैं। अब कंपनी ने इसमें कुछ नियम और शर्तें लगा दी 30,000 की सेल पर। क्या शर्तें लगाई हैं? अब कंपनी कहती है कि अगर 10,000 की सेल करती है तो वो 5% देगी, मतलब 30,000 में पहले तो 10,000 ही आएगा, तो 10,000 तक की सेल करने पर कितना मिल गया उसे? 500 रुपये। और 10,000 से 20,000 तक की सेल करने पर मतलब बच है तो 10,000 से ऊपर और 20,000 तक, और कितना मिल गया? 7.5% कमीशन मिलता है, तो 750 रुपये देगी कंपनी उसे। और 20,000 से अधिक कितना हुआ? 10,000 ही तो बचा, क्योंकि 30,000 तक की सेल कर दी है उसने। तो 10,000 की सेल पर 10% मतलब 1,000 हो गया। ठीक है, अब इन्हें आप जोड़ोगे तो क्या होगा? 7 और 5 12, 2250। तो सेल्समैन ने अगर 30,000 की सेल कर दी तो कंपनी सेल्समैन को 2250 रुपये का कमीशन देगी। 2250 रुपये कमीशन बना है सेल्समैन का, ना कि 3,000, क्योंकि कंपनी ने कुछ इस पर शर्तें लागू कर दी। अब कंपनी भी होशियार है, वो ज़्यादा क्यों देगी? ऐसा थोड़ी ना कि 30,000 से ऊपर की सेल कर दी तो वो सीधा सीधा 20% से ऊपर के स्लैब में आ गया और 10% कमीशन दे देगी। नहीं, कंपनी को अपना भी प्रॉफिट देखना है, अपना भी बचाना है, तो इसलिए कंपनी नीचे वाले स्लैब से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज भी हमने कितना कंसेप्ट किए हैं? 2 कंसेप्ट किए हैं। अब ये जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज में आपको टैक्स पढ़ाया है, टैक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कमीशन के भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल फिर से इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।